जिसका इंतजार था वह घड़ी आ गई। उसका कारण है कि जो देश का पार्लियामेंट बनने वाला है भारत के, जिसमें न्याय को चलाने वाले लोग बैठेंगे, यानी कि मंत्री संतरी वहां पर बैठेंगे, अब उसकी खुलने की घड़ी आ गई है। उसका उद्घाटन 28 तारीख को होने वाला है। लेकिन दुखद बात यह है कि देश की राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया जा रहा। उसका क्या कारण है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ राम मेहर मलिक हैं, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, लगातार अपनी बातें जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सुनील जी। मलिक साहब, क्या किस नजर से आप देखते हैं कि देश का इतना बड़ा काम हो रहा है, जिसके अंदर न्यायपालिका और जिसके अंदर न्याय बनेगा, संविधान की भी रचना होगी, तमाम मुद्दों पे बात होगी और देश को चलाने की रणनीति तैयार होगी, और देश के प्रथम नागरिक यानी कि द्रौपदी मुर्मू को भी इसमें बुलाया नहीं जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जबकि तमाम पार्टी ये भी कह रही हैं, सर तमाम पार्टियां ये भी कह रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू के हाथों से इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप और किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो एक लाइन में मैं यही कहना चाहूंगा, वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय से ऐसी उम्मीद लगाना बेमानी है। इन्होंने ना संविधान के कहीं ढांचे को कहीं से छोड़ा है, ना कहीं देश में जनता के लिए कुछ कहने लायक छोड़ा है। लीगल सिस्टम को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और बाकी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इन्होंने गुलाम बना ली है। मैं तो ये कहूंगा संवैधानिक संस्थाओं के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। वो प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो देश के प्रति जवाबदेह है। लेकिन दुखद है कि वो सारे के सारे नतमस्तक हैं। और मैं देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत ही गौरवान्वित पद है। मैं इस पद के खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन पद के ऊपर जो आदमी बैठता है, जो व्यक्ति बैठता है, उसकी मानसिकता अगर सिकुड़ी हुई है तो ये बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है। और मैं कई बार कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री महोदय किसी बीमारी के मतलब उसमें ग्रस्त हैं और इनकी मानसिक जो संतुलन है वो सही नहीं लगता है व्यक्तिगत तौर पर, और उसका मेडिकल जांच उनकी होनी चाहिए। अब देखिए सुरेंद्र, संसद जो है, नया संसद भवन, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी जरूरत क्या थी। वो बातें बहुत हो चुकी है, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। ये बनाया इन्होंने अपनी मनमानी से बनाया है। हमारा जो संसद भवन आज बना है ये इतने दिन नहीं चलेगा जितना पुराना अभी भी चलेगा। लेकिन खैर छोड़िए। अब आपने कहा है राष्ट्रपति महोदया इनको इनवाइट नहीं किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब इसका भूमि पूजन हुआ था, संसद भवन का भूमि पूजन हुआ था, उस वक्त रामनाथ कोविंद साहब राष्ट्रपति महोदय थे, उनको भूमि पूजन में इनवाइट नहीं किया गया था। और आज जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू, उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा है इसके उद्घाटन में। मैं समझता हूं देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। ये इनको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। इनका ये किसी पार्टी का नहीं है। संसद भवन जो है वो देश का है, तमाम पार्टियों का है, तमाम जनता का है, 140 करोड़ लोग। क्योंकि आज जो सांसद बैठे हैं वो जरूरी थोड़े वही है देश के सांसद, कल ये जाएंगे कोई और आएगा। तो 140 लोगों का है संसद भवन, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मगर इन्होंने तो ये बना के रखा है कि ये इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो राष्ट्रपति महोदय को ना बुलाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। और आप देखिए, जब ये राष्ट्रपति चुने गए थे, पिछले वाले भी और वर्तमान भी, तो बड़े लंबे लंबे इन्होंने नारे लगाए थे प्रधानमंत्री महोदय ने। हालांकि जब ये चुन रहे, राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो जाति बताने की जरूरत क्या थी। और ये कहते हैं हम जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। इन्होंने बिल्कुल चिल्ला चिल्ला करके कहा था हमने एससी कैंडिडेट को, एससी उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाया है और अब एसटी को बनाया है। उनकी मर्यादा कहां तक रखी इन्होंने। और प्रधानमंत्री होते कौन है संसद भवन का उद्घाटन करने वाले? इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये एक संसद भवन के जो मतलब संसद में इसमें जो दो है हमारे, इसमें एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। तो लोकसभा के चेयरमैन अलग है, स्पीकर है यहाँ के, और राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री कहाँ से आगे उद्घाटन करने वाले, ये किस हैसियत से उद्घाटन कर रहे हैं? मतलब बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। अब इसके विषय में अगर कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे कि हमारी जो है ना पद की गरिमा को हम नहीं बना रहे, जबकि पद की गरिमा हमें मालूम है सुरेंद्र। और अब ये देखिए, इनका डेट जो है वो डेट भी इन्होंने सोच समझ के तय किया है, 28 मई। आपको ध्यान होगा 28 मई को सावरकर का बर्थडे होता है। तो क्या आज इनकी तो पूरी कोशिश है। देखिए, मैं सावरकर के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज विषय भी दूसरा है हमारा, मगर ये गांधी जी की जगह पर, महात्मा गांधी जी की जगह इनको बिठाना चाह रहे हैं। ये पूरी मानसिकता इनकी बनी हुई है।
उनकी जगह यानी और कोई जन्मदिन, बाकी काम तो ये गांधी जी के जन्मदिन पर करते हैं, 2 अक्टूबर को करेंगे या 30 जनवरी को करेंगे, तो ये ऐसा क्यों, उनका इसमें क्यों छाटा जाता है? ये भी एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। और यही कारण है राष्ट्रपति महोदया को ना बुलाना, पुराने वाले राष्ट्रपति पूर्व को भी ना बुलाना। ये पूरी विपक्षी दल, अभी करीब करीब 23 पार्टियां हो चुकी हैं सुरेंद्र अभी तक, जो ना जाने का फैसला कर चुके हैं, जो संसद के उद्घाटन में नहीं जाएंगी। इसमें डेट भी लगा लिए, राष्ट्रपति महोदया को ना बुलाना लगा लिए, या और भी कई चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं संसद भवन केवल बीजेपी का है। ये बीजेपी का नहीं है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये केवल सभी दलों का भी नहीं है, 140 करोड़ लोगों का है, देश की जनता का है। और जो भी है अब नया बन गया है, वो क्यों बन गया, क्या बन गया, ये बातें पहले बहुत हो चुकी हैं, लेकिन जो भी है, संसद भवन इस देश का एक पवित्र मंदिर होता है। हालांकि दुख यह है कि उस पवित्र मंदिर में जो लोग बैठते हैं, वो मैं नहीं समझता कि उसको गौरवान्वित करने वाले लोग हैं। ज्यादातर लोग वहां पर गलत आचरण वाले लोग बैठते हैं। ये भी हम लोगों के लिए शर्म की बात है, इसके ऊपर भी देश की जनता को गंभीरता से विचार करना होगा। तो सुरेंद्र, ये 23 पार्टियां अब तक फैसला कर चुकी हैं जो इसमें नहीं जाने का। 23 पार्टियां आप कहें तो मैं आपको गिनवा भी सकता हूं। इसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, इनकी अपने जो कांग्रेस के साथ में, और जो केरला में कांग्रेस है मणि, वो भी नहीं जा रहे हैं। शिवसेना जो उद्धव गुट है वो भी नहीं जा रहा है। एनसीपी तो सबसे पहली पार्टी है जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया था कि हम इसमें नहीं जाएंगे। और डीएमके है, बाकी केवल 2-3 पार्टी छोड़ के, जैसे एक तो आंध्रा वाली है, आंध्रा वाली जो कांग्रेस से निकल करके के चंद्रशेखर राव का बेटा जो बन रहा है वो आएंगे, और नवीन पटनायक वाले वो भी आ रहे हैं। बाकी ना टीएमसी आ रही है, बहुत सारी, मतलब टोटल 23। फौजी जनता पार्टी भी नहीं जा रही, गौरव समाज पार्टी भी इसमें नहीं जा रही है, एक वोटर पार्टी इंडिया वो भी नहीं जा रहे हैं। टोटल 23 पार्टी अब तक डिसाइड कर चुके हैं कि ये उद्घाटन समारोह को अटेंड नहीं करेंगे। तो ये सच में बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है सुरेंद्र। और ये देश की जनता को आगे आना होगा, इनकी मनमानी को बंद करना होगा। ये देश को तो नहीं आए हैं, हाँ, आने के बाद सत्ता का मिसयूज करके ये देश को बेचने में लगे हैं, जो कि इजाजत नहीं दी जा सकती है। जी, इजाजत नहीं देता। क्या कारण है कि जबकि जो नेता होते हैं वह किसी जाति धर्म समुदाय के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता से लोग देखते हैं। कोई ये नहीं कहता कि हमारे देश की एक महिला राष्ट्रपति है, वो ये बोलते हैं कि दलित आदिवासी महिला है। क्या कारण है कि आज भी लोग इतने दूषित मानसिकता के लोग हैं? क्या कहना चाहेंगे मलिक साहब? ये सुनो तो देखिए, बाकी पार्टियों में मैं समझता हूँ ठीक है, थोड़ी बहुत तो है, लेकिन जो बीजेपी के अंदर जाति और धर्म की बात है, ये केवल अपना वोट बैंक के नाते इसका यूज करते हैं। आप देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं, बहुत सारी। और प्रधानमंत्री महोदय तो किसी गरिमा को मानते ही नहीं है। ये जाति और धर्म का इस्तेमाल जहां वोट बैंक की जरूरत होगी वहां उसका करते हैं, और वहां ये उन्हीं का बन जाते हैं। यहाँ किसी के गांव में भी गए, इस जाति से मेरे चाचा का रिश्ता था, मेरी ताई का रिश्ता था, कुछ भी बना देंगे। और एक गंभीर बात, जाति और धर्म के अलावा मैं आपको बताता हूँ जिसका गंभीर उल्लंघन करते हैं। आपने देखा होगा, हमेशा ये अपनी जैकेट के ऊपर कमल का फूल लगा के रखते हैं। ये मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री के पद के लिए जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए बड़ी शर्म की बात है। आप जो चुनाव चिन्ह है वो केवल चुनाव के लिए यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल बाहर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन क्या करें, अफसोस की बात कि चुनाव आयोग भी इन्हीं का हो गया है। आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनकी पूरी कोशिश कर रही है, ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधीन करने की पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन आज माननीय, मैं किसी पिछले वालों के बारे में नहीं कहूंगा कौन कितने बढ़िया थे कितने, लेकिन वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश महोदय बैठे हैं चंद्रचूड़ साहब, वो बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल टस से मस होने वाले नहीं हैं। उनको खरीदने की किसी औकात नहीं है इन पार्टी की, चाहे इनके पास देश की आधी दौलत है, मगर चंद्रचूड़ साहब को खरीदने के लिए वो दौलत भी इनके पास कम पड़ेगी। यही कारण है कि इनको कानून मंत्री भी बदलना पड़ा, और कानून मंत्री को तो बलि का बकरा बनाया। लेकिन इनका कहने का मतलब यह है, ये चाहते हैं कि जुडिशरी भी हम ही चलाएं, और वो बार बार उदाहरण देते थे कि ये जजेस चुनने का इनको अधिकार मतलब अदालत को नहीं होना चाहिए, सरकार को होना चाहिए।
जिन जिन का जी हक सरकार को है, उनके क्या गुल खिलाए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। और वही जी बात थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा था कि आप चुनाव आयुक्त का जो चयन करते हैं वो प्रक्रिया गलत है, अकेले करते थे ये, जी तभी से उन्होंने जी। कहा है मलिक आइंदा मलिक ये जो साहब आपने होगा। एक मलिक साहब आपने बातों ही बातों में सावरकर की बात कही थी। कई लोग सावरकर को वीर सावरकर बोलते हैं और कई लोग सावरकर को दलाल बोलते हैं, और यही बात खत्म नहीं हो जाती। तमाम सोशल मीडिया पे ये भी दिखाया जाता है कि जो सावरकर थे उनको काले पानी की सजा भी हुई थी और उनका जन्मदिन 28 तारीख को है। फिर क्या कारण है कि जो सावरकर है उसी दिन ये अपना आयोजन कर रहे हैं? तारीख कोई भी हो सकती थी, किसी भी शहीद भगत सिंह वगैरह के नाम पर ये हो सकता था, लेकिन क्या कारण है जो इस तरीके का जो विवादित नाम है उस नाम के जन्मदिन पर ये लोग अपने इस मंदिर की वो इनोग्रेशन कर रहे हैं, संसद की नई संसद की इनोग्रेशन कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुरेंद्र, इनका जो है, हालांकि अंदर अंदर तो ये महसूस कर चुके हैं अब इनकी दाल जी गलने वाली नहीं है। ये मंदिर बनवा लें, कुछ और बनवा लें, किसी के जन्मदिन को और ले आए, सावरकर की बजाय किसी और को ले आए, अब इनकी दाल गलने जी वाली नहीं है। जनता इनको समझ जी चुकी है कि ये बहरूपियां हैं। बीजेपी के अंदर ज्यादातर बहरूपियां हैं, ये जी बदलते रहते हैं अपना रूप भी और अपनी जबान भी। अब प्रधानमंत्री महोदय को देख लीजिए, आप शाम को कुछ बात बोलेंगे, अगले दिन सुबह तक बदल जाएंगे, फिर दोपहर तक कुछ और बदल जाएंगे। यानी एक प्रधानमंत्री जो आज देश की इतने बड़े पद के ऊपर बैठा है, और वो अगर झूठ जी बोले तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। 2-2 करोड़ नौकरियां बोल के आए थे, ये रिकॉर्डेड है, वो जी रिकॉर्डेड है 2-2 करोड़ नौकरियां देने का। ये भी रिकॉर्डेड है, इन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन लाऊंगा और जी 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आएगा। कहा गया वो सबके जी खाते, इन्होंने जो सबके खाते खुलवाए हैं उसका भी मिसयूज किया है। मिसयूज किया है इन्होंने। बहुत सारी गहराई की बातें हैं सुरेंद्र, जो कि ये लंबा विषय है, इसके ऊपर कभी दोबारा भी अगर हम चर्चा करेंगे। बाकी कहने का जी मतलब यह है, डेफिनेटली। ये अपने आप को पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं कि इनसे बड़ा कोई देश में है नहीं। जबकि देश की जनता, 140 करोड़ लोग जो जनता है, वो डेडिकेटेड है, और अब उनका भ्रम टूट चुका है। पहले कुछ अंधभक्त थे, जी ज्यादातर इनकी भक्ति में लीन थे, आज वो भी समझ गए, क्योंकि आंच उन तक पहुंच गई है। अब वो जी समझने लग गए हैं कि जितनी इनकी भक्ति करोगे उतना ही तुम्हारा नुकसान होगा, बर्बादी होगी। और अब जी सुरेंद्र, ये सबसे बड़ा विषय एक और है, आपके माध्यम से पहले भी कई बार किया हमने, हर हालत में ईवीएम को हटाना होगा, वरना ये जी गुलामी जो देश में जो बना दिया इन्होंने, इस गुलामी से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि जी ये, हालांकि एक बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि चंद्रचूड़ साहब रिटायर हो जी रहे हैं अगले साल 10 नवंबर को, और उससे पहले चुनाव हो जाएंगे। तो ये जो बहुत सारी धांधली करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाएंगे, चाह के भी कर नहीं पाएंगे। ये इनके लिए एक बहुत जी बड़ा सबक है। और मुझे ये भी मालूम जी। है चंद्रचूड़ साहब मलिक से साहब हम एक लोग। एक सवाल मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। मलिक साहब एक सवाल यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा। जिस तरीके से इस वक्त जो है वह संसद के अंदर नहीं आने की कसम खा ली है लोगों ने, यानी कि पार्टियों ने, तो क्या ईवीएम के विरुद्ध भी तमाम पार्टियां एकत्रित होंगी, जबकि सब अपने चुनाव की उसमें लग जाते हैं तैयारी में, और इस तरीके का जो एजेंडा होता है उसको कहीं ज्यादा भूल जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या ईवीएम के विरोध में ये सारी पार्टियां एकजुट होंगी? नहीं सुरेंद्र, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये पार्टियां ईवीएम की इश्यू पर, ईवीएम के मुद्दे पर कभी भी इकट्ठी नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2019 के जब चुनाव हुए थे, 30 मई को प्रधानमंत्री महोदय शपथ ले रहे थे, और उस वक्त 14 कैंडिडेट जो प्रधानमंत्री अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। तो हमने जी उसी दिन जंतर मंतर पर एक प्रोग्राम किया था, और मैं ये जी सोचकर गया था, काफी अच्छा प्रोग्राम था हमारा, और मैं सोच के गया था आज जंतर मंतर पर वो 14 पीएम कैंडिडेट वहां मिलेंगे, वहां जरूर मिलेंगे। उन पीएम 14 में से एक भी नहीं मिला, और सबके ये बयान आए थे कि हमें ये जो नतीजा आया है ये मंजूर है, जनता ने हमारे जी खिलाफ वोट किया है हमें पर। जी एक ने भी ये नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ की वजह से ये जीती है। वहां पर सीना तान के कहा है, तो फौजी जनता पार्टी ने कहा है कि ये ईवीएम, आज भी कह रहा हूं, मैंने कई बार पहले भी कहा है, 19 का चुनाव ये केवल और केवल ईवीएम के दम पर जीते हैं। सुरेंद्र, आप ये बताइए, जिस दिन चुनाव खत्म हुए, उससे हालांकि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री महोदय गुफा में लीन थे, भक्ति में, वो जी सरेआम तो धज्जियां उड़ाई गई थी, कानून की, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई थी। नहीं जा सकते चुनाव के दौरान, लेकिन चुनाव आयोग दोनों आंख बंद कर लेता है जब प्रधानमंत्री कुछ करते हैं। आपने और भी देखा होगा, इन्होंने होर्डिंग जो लगवाई थी, बहुत जी वहां, मतलब ये जैसे पहले वाले थे 14 के चुनाव में, बहुत वहां महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार।
और अब की बार इन्होंने क्या कहा था, दुश्मन के घर में घुस के प्रहार किया। यानी दुश्मन के घर में किसने किया प्रहार? इन्होंने नहीं किया या इनकी कैबिनेट ने नहीं किया। दुश्मन के घर में हमारे बच्चे गए थे, वो पूरे देश के हैं। सैनिक पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी का नहीं है। हमने इसके खिलाफ भी काफी बड़ा आप प्रदर्शन किया एक था। फौजी, लेकिन आप एक फौजी भी रहे हैं, आपकी पार्टी का नाम भी फौजी जनता पार्टी है। तो क्या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर क्या फौजियों का इस्तेमाल करना चाहिए, उनके नाम का, नहीं ब्रांड सुरेंद्र, का, ऐसा क्या है। कहना चाहिए? देखिए सुरेंद्र, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देश जी में जब भी कोई गंभीर समस्या आती है, कहीं दंगे फसाद होते हैं या अकाल पड़ता है या कोई कोई और भी प्रशासन की फेलियर होती है, और जब वो जी प्रशासन से काम नहीं संभलता है, वहां सेना को बुलाया जाता है और सेना बखूबी हर चीज को करके दिखाती है, कामयाब करती है। तो अब मैं कहता हूं कि राजनीति में सूनापन आ गया है और यहाँ भी जी सेना का बुलाना लाजमी हो गया है। और जो हमारी जी पार्टी है फौजी जनता पार्टी, यानी फौजी प्लस देश जी की जनता, दोनों जी मिलाकर के ये बनी है। तो देश की जनता के साथ मिलकर ये बनाई गई है और जी हम इनको 2024 में उखाड़ेंगे। ये मैं जी आज आपको बयान दे रहा हूं, इनको हम उखाड़ेंगे। इनको जी तीसरी बार इनकी दाल नहीं गलने देंगे। 2 बार गला ली इन्होंने बेईमानी से, जी लेकिन तीसरी बार इनको हम नहीं आने देंगे, ये दावा है जी हमें। जी और आपका जो सहयोग हमें मिल रहा है, हमें जी उम्मीद है आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। सुरेंद्र, एसएम न्यूज जी ने हर अच्छे मुद्दे को बखूबी उठाया है, हमेशा उठाया है जनता के लिए, जी और मुझे फख्र है और आगे की भी उम्मीद यही है कि एसएम न्यूज इस गंदगी को खत्म करने के लिए पूरी तरह हमारा साथ देगा और देश की जनता का जी साथ देगा। हम इनको 24 में बिस्तर पैक करके इनको घर भेजेंगे, ये दावा है। जी। धन्यवाद मलिक साहब, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी और आपने हमें बताया है कि जो देश की राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक तौर से उनको इसका उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो किसी को यहाँ पे शायद इंट्रोड्यूस करवाना नहीं चाहते हैं, उनका ब्रांड बिल्ला यहाँ पे नहीं लगवाना चाहते, शायद ऐसा होगा। और इसकी जिसका जो खामियाजा है, जिसके लिए ये मंदिर बन रहा है, और वो खुद 23 पार्टियां यहाँ पर नहीं आ रही हैं, 22 से 23 पार्टियां यहाँ पर नहीं आ रही हैं। और यह एक दुखद विषय है कि इस तरीके से अगर पार्टियां इसका बहिष्कार करती हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर इसको बीजेपी सरकार को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद मलिक साहब, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। धन्यवाद सुरेंद्र। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जय हिंद सर, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।